आज जो मीट दी प्रेस तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट वर्किंग एसोसिएशन मुझे मौका दिए, बहुत धन्यवाद। पत्रकार मित्रों, अभी जो मीट दी प्रेस चल रहा है तेलंगाना के लिए और खासकर हैदराबाद के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यहाँ के जनता को आप लोग एक दशा दिशा देने का वक्त है। ये हैदराबाद शहर को एक इतिहास है। ये इतिहास को कोई मिटा सकते, कोई तोड़ सकते, मगर लोग कोशिश कर रहा है। इसके नतीजे हिंदू मुसलमानों के बीच में जो जहर फैला के आने वाले चुनाव में फ़ायदा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ अपने हैदराबाद इतिहास को। 400 साल पहले से लेकर 2014 तक ये हैदराबाद शहर और हैदराबाद स्टेट, खासकर कुली कुतुब शाही से लेकर कांग्रेस सरकार तक, जब कुली कुतुब शाही ने ये अपना तेलंगाना को चलाया, तब 4 मीनार से लेकर हुसैन सागर तक उन्होंने बनवाया था। यहाँ के लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, रहने के लिए, कारोबार के लिए बहुत सोच के वो सरकार बहुत कुछ किया। कुली कुतुब शाही के बाद जो निज़ाम सरकार बनी, निज़ाम सरकार पूरा दुनिया को एक रास्ता दिखाया। अगर एक प्रदेश को, एक राज्य को चलाना है तो कितना नियत से, कितना समझदार से चलाने का पूरा दुनिया को एक रास्ता दिखाया निज़ाम सरकार ने। निज़ाम सरकार ने हुकूमत चलाए नहीं, सबको साथ लेकर चलाए। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब लोगों के लिए एक सरकार नया नया तरीका सोचकर सबके लिए, सबके साथ सबका विकास, आज जो लोग बोल रहा है 150 साल पहले निज़ाम सरकार ने करके दिखाया था। मगर स्लोगन तो अभी आया, निज़ाम सरकार को ये पता नहीं तो काम बगैर काम ऐसा पब्लिसिटी कैसे कर सकते हैं, उनको पता नहीं था। अभी जो मोदी, अमित शाह गोबेल्स के बड़े भाई छोटे भाई है, उनको पता नहीं था ऐसे लोग फिर आने वाले दिनों में आ सकता है बोल के। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो आज तेलंगाना सरकार चल रही, जो आज तेलंगाना सरकार के लिए कुछ पैसे मिल रहा, वो निज़ाम सरकार के मेहनत है। निज़ाम सरकार ने 100 साल पहले गंडीपेट से लेकर हिमायत सागर तक ओल्ड सिटी एरिया में जो आज कारोबार चल रहा है, वो गुलजार हाउस हो, मोजंजाय मार्केट भी हो, पत्थरगट्टी भी हो, कबूतर खाना भी हो, चुड़ी बाज़ार भी हो, मेहंदी बाज़ार भी हो, जो कुछ भी है, आज के सरकार बोल रहे हैं हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लाए, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, हम इन्वेस्टर्स को बाहर से बुलवा रहे हैं। मैं ये सरकारों को, ऐसे नया नवाबों को याद दिलाना चाहता हूँ, 150 साल पहले हमारे निज़ाम सरकार ने ये सब कुछ करके दिखाया। आज राजस्थानी, गुजराती, मराठी, मलयाली और राजस्थानी
जितने भी लोग हैदराबाद में जो चार मीनार के 4 किलोमीटर के आसपास में हर जगह के अफगानिस्तान से लेकर हर जगह के उस्तादों को, व्यापारियों को, हर चीज़ को ये हैदराबाद में बुलवा कर एक गुलदस्ता को एक अच्छा नमूना बनाए, मगर वो अच्छे नमूने को तोड़ दे के जहर पहला के चुनाव में फ़ायदा के लिए कुछ राजनीति में ये जो पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रहा है, इसके बारे में आज चर्चा चलना है। जो तेलंगाना जनता सब लोग आवाज़ देना, अभी क्या चल रहा है इसके बारे में चर्चा होना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, निज़ाम सरकार के बाद जो कांग्रेस सरकार बनी, मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, जो हैदराबाद में, जो तेलंगाना में जो सरकार को जो टैक्सेस मिल रहा उसमें से 70% फ्रॉम हैदराबाद सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड, हाईटेक सिटी, मेट्रो रेल, पीवी नरसिम्हा फ्लाईओवर, हैदराबाद में जितने भी फ्लाईओवर से, रोड वाइडनिंग, जुबली बस स्टेशन और पीवी नरसिम्हा फ्लाईओवर, हैदराबाद में जितने भी आईटी कंपनीज, विप्रो, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर पूरा दुनिया से जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर, जितने भी कंपनीज है, ये हैदराबाद शहर को ले आए सो वाले कांग्रेस पार्टी है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था, मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी ले आकर पूरा हिंदुस्तान तरक्की के लिए बहुत कुछ किए 10 साल में। और खासकर मुसलमानों में गरीबी ज़्यादा है, ये गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सोचकर सचार कमेटी ने डाला। 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को खासकर गरीबी से दूर करने के लिए हम लोग बहुत कुछ सोच के सचार कमेटी ने डाला। जो सचार कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए, वो रिकमेंडेशंस के हिसाब से हम लोग माइनॉरिटी तरक्की के लिए बहुत कुछ कोशिश किए। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमने बनाया। जो आज मुसलमान नौजवानों जो रिजर्वेशन मिल रहा है, इन लोगों को गरीबी दूर करने के लिए पढ़ाई लिखने में, नौकरी में 4% रिजर्वेशन हमने दिया, ये हमारा हक है। गुलाम नबी आज़ाद से लेकर मोहम्मद अली शरीफ तक, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी लेकर माइनॉरिटी के लिए, उन लोगों के तरक्की के लिए हम लोग कोशिश किए, हम लोग काम किए। हमारा हक है माइनॉरिटी को वोट पूछने का भी, हमारा साथी है माइनॉरिटीज़। सब लोगों को, मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ को साथ में लेकर हम लोग चलाए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति तक हम माइनॉरिटीज़ को मौका दिए। हर जगह में कांग्रेस पार्टी पीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर भारत राष्ट्रपति तक हम लोग सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों के लिए हम लोग ने मौका दिया। ये कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने किया था। मगर आजकल नया दौर शुरू हो गया, ये सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए नया नया लोग नया नया तरीका से आज हैदराबाद शहर पे हमला कर रहा है। ये हमला को खासकर मैं मुसलमान भाई बहनों से मेरा गुजारिश एक ही है, आपके आवाज़ समझकर जो एमआईएम पार्टी को अब मदद देते जा रहा है, मैं इस मंच पर मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ मेरा अच्छा दोस्त असद भाई को, आप किसको मदद दे रहा है? आपसे मदद ये सवाल है, किसके गोद में बैठा हुआ है? कभी दिल्ली जाने का रेल को देखो, हैदराबाद टू दिल्ली वया नागपुर बोल के वहाँ लिख के रहता है एपी एक्सप्रेस के ऊपर। वैसा ही
MIM to BJP वया TRS। मतलब जो MIM जो मुसलमान के वोटों पुराना शहर में खुद ले रहा है, नया शहर में या तेलंगाना प्रदेश में ये मुसलमान वोटों को पूरा जमा करके KCR साहब को दे रहा है। ये पूरा ले लेकर KCR साहब ने दिल्ली जाकर मोदी को भेज दे रहा है। आप लोग सोचो, हर चुनाव में 2014, 2018, 2019, आज के तारीख 2020 में हमेशा MIM हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश में कुछ सीटों में उन लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, बाकी के सीटों में TRS को ये लोग मदद दे रहा है। TRS को मदद देने जो MIM दे रहा है, मैं उनको, उनका मर्जी है, उनका राजनीति है, उनके पार्टी का जो भी पॉलिसी होगा उनका मर्जी है। मगर वही असद साहब ने ये कह रहा है कि अरे हैदराबाद को भारतीय जनता पार्टी वाले आकर हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में लड़ाई रखकर ये जो हैदराबाद शहर को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा बोल के बहुत ऊंची आवाज से बोल रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आज हैदराबाद को BJP आने का कौन कारण है? अब हर वक्त में मुसलमानों वोटों को आप उन लोगों को डायरेक्शन देकर BJP को दिए। BJP को 2014 में 12 सीट मिले और TDP दूसरे पार्टी कांग्रेस को मिले 100 सीटों का भी उन्होंने शामिल कर लिए। पूरा 15 MPs को ले जाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, GST, नोटबंदी, ट्रिपल तलाक, NRC, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, 370 आर्टिकल, अयोध्या मामले में हर वक्त हर पल KCR साहब ने TRS पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मदद दी है। जब जब राज्यसभा में हम लोग रोकने के लिए कोशिश किए, ये जो सेक्युलर फैब्रिक को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश किया था, हर पल में TRS पार्टी कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को मदद दिए, मोदी जी की गोद में बैठे। आज KCR को जो पार्लियामेंट सीटों में ताकत है, वो ताकत किसने दिया? आज हम लोग चेवल्ला पार्लियामेंट में हार गया था। अब बूथ वाइज पोलिंग परसेंटेज देखो, जो शेरलिंगमपल्ली, राजेंद्र नगर और महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ जहाँ माइनॉरिटी वोटर्स मेजॉरिटी है, हर बूथ में असद साहब बैठकर TRS पार्टी को वोट दिलवाया। आज कांग्रेस जीतने का जो जहेराबाद और चेवल्ला पार्लियामेंट सीट, ये 2 सीट MIM के वजह से हम लोग हार गए। जहाँ पर मुसलमान लोग ज़्यादा है वहाँ बूथों में आप पोलिंग परसेंटेज देखो, ये वोट किसके लिए दिए, किसने कहने के वजह से माइनॉरिटी लोग TRS पार्टी को वोट दिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये सवाल करना चाहता हूँ MIM पार्टी सदर साहब से, आपके कहने के वजह से आज मुसलमान लोग TRS पार्टी को बार बार वोट दिए। आपके वोटों से जीते सो TRS पार्लियामेंट मेंबर्स दिल्ली में नरेंद्र मोदी को मदद दे रहा है, हाथ उठा रहा है। पार्लियामेंट में कभी भी कोई बिल आए तो राज्यसभा, लोकसभा में आपका पार्टी आपके मदद से TRS जाकर BJP को मदद दे रहा है। जब NRC आया, जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया, जब 370 बिल आया था, हम लोग रोकने के लिए सेलेक्ट कमेटी को भिजाने के लिए हम लोग लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। तब TRS वाले मोदी साहब को मदद दी है। इनके नतीजा क्या है, इसका वजह क्या है? इतने संगठन देखने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नोटबंदी, GST,
एनआरसी 370 सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हर वक्त टीआरएस पार्टी नरेंद्र मोदी को मदद दी है। फिर भी आज म्युनिसिपल इलेक्शन में, जीएचएमसी इलेक्शन, लोकल बॉडी में भी आज एमआईएम पार्टी सीधा सीधा टीआरएस को मदद देने के लिए कोशिश कर रहा है। और टीआरएस पार्टी गए 7 साल से कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, दफन करने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया, मगर वो नाकामयाब है। फिर भी ये जो तेलंगाना प्रदेश में जो आज वैक्यूम है, जो भारतीय जनता पार्टी आज हैदराबाद को आए, किसके वजह से आया? मैं यही पूछना चाहता हूँ हमारे असद भाई से, हमारा सबिता इंदिरा रेड्डी को, हमारा सुधीर रेड्डी को, हमारे जितने भी लोग, दानम नागेंद्र को, हर कांग्रेस पार्टी लीडर को नया ना बयाना टीआरएस पार्टी में शामिल कर लिए। हर जगह में, आदिलाबाद से लेकर अलमपुर तक, हर कांग्रेस पार्टी लीडर को, नौजवानों को डरा के, धमका के, पुलिस थाने में बिठा के टीआरएस पार्टी में शामिल कर लिए। आज तेलंगाना प्रदेश में जब आम जनता के लिए काम, जो आवाज़ उठाने वाले नहीं दिखा, या राजनीति में कांग्रेस पार्टी को गायब कर दिए एमआईएम और टीआरएस दोनों मिलकर। इसके नतीजे आज भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद को आगे तेलंगाना प्रदेश में कदम रखा। जब कांग्रेस पार्टी को ये दोनों मिलकर कमजोर करने के लिए कोशिश किए, तब भारतीय जनता पार्टी को कुछ महसूस हुआ, चलो यहाँ पर हम लोग कांकर कर ले सकते, इसको कब्जा कर ले सकते। ये कब्जा करने के लिए उन लोगों का एक ही साजिश है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाना। अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी का पार्टी फार्मूला एक ही है, हिंदू मुसलमानों के बीच में जहर फैलाना, तोड़ना, तोड़ने का राजनीति भारतीय जनता पार्टी का राजनीति है। आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी इतने दौर, जब कोरोना आया कोई किसी ने पलट के नहीं देखा, जब बारिश आया पूरा हैदराबाद शहर पानी में डूब गए, तब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कम से कम इतला भी नहीं किए, अरे ये लोग जिंदा है या मर गए, डूब गए, कम से कम एरियल सर्वे भी नहीं करवाया था। केंद्र सरकार से कोई कमेटी भी यहाँ पर आके आम जनता को नहीं मिले। मगर आज के तारीख में बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले हैदराबाद को आ रहे हैं। हैदराबाद आने से कोई एतराज नहीं है हम लोगों को, मगर बार बार क्यों भाग्यलक्ष्मी मंदिर करने जा रहे हैं? परसों बंडी संजय जब भाग्यलक्ष्मी मंदिर करने गया, जुम्मे के दिन 1 बजे को गया, जुम्मे के दिन 1 बजे मक्का मस्जिद जिसने कुली कुतुब शाही ने बनवाया था 400 साल पहले, मुसलमानों के लिए एक पवित्र जगह है। जिस दिन जुम्मे के दिन मुसलमान लोग नमाज के लिए वहां पर शामिल होते, वही टाइम पे बंडी संजय को केसीआर साहब ने वो भाग्यलक्ष्मी मंदिर को जाने के लिए मौका दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं केसीआर से नहीं पूछना चाहता हूं, इसका मतलब मैं असद साहब से पूछना चाहता हूं। असद साहब, आप किसके दोस्ती कर रहा है? ये दोस्ती का नतीजे क्या है? ये नतीजे किसका जान लेने का है? किसको खत्म करने के लिए आज तेलंगाना राजनीति में यह सब जाल चल रहा है? बंडी संजय के बाद योगी आदित्यनाथ, उसके बाद अमित शाह जी, उसके बाद सूर्य तेजा, कहीं कहीं से, कोने कोने से, हिंदुस्तान कोने कोने से हैदराबाद को आ रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन हमारे तेलंगाना के जनता
खासकर हैदराबाद के लोग जब कोरोना में मर रहे थे, अब पलट के नहीं देखा, जब पानी में डूब गया था कम से कम, अब पता भी नहीं करे, मगर आज के तारीख में वोटों के लिए भिखारी बनकर बार बार क्यों आ रहा है हैदराबाद को? क्या हक है आपको? वोट मांगने का हक है क्या भारतीय जनता पार्टी के? तेलंगाना प्रदेश से 7 साल में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनकर हमारा तेलंगाना प्रदेश को दिया क्या? यही है मेरा सवाल। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। मगर 7 साल से 1 रुपए भी अगर केंद्र सरकार ने नहीं दिए तो केसीआर साहब ने बार बार उनको क्यों मदद दे रहा है? दिल्ली में क्यों मदद दे रहा है? क्यों बार बार उन्होंने फेडरल फ्रंट के बारे में केसीआर साहब ने कह रहा है? अगर आपको फेडरल फ्रंट बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडिया में एनडीए में जो शामिल है वो रीजनल पार्टी को बुलवाओ आपके मीटिंग को। वो काम नहीं करता है इन्हों। हमारे कांग्रेस के साथ में जो यूपीए में है, जो कांग्रेस को मदद दे रहा है, ममता जी या नहीं तो देवगौड़ा जी या नहीं तो डीएमके या नहीं तो हर किसी ने कांग्रेस साथ में जो है पार्लियामेंट में हमारे साथ जोड़कर जो लड़ रहा है, हमारे साथ कदम कदम मिला रहा है, उन लोगों को बुलाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्यों नीतीश कुमार को आप नहीं बुलवाया था? क्यों भारतीय जनता पार्टी से जिसने मिलकर अपना दल को क्यों नहीं बुलवाया? मतलब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके जो यूपीए अलाई से, यूपीए पार्टनर से उन लोगों को तोड़ने के लिए केसीआर साहब ने कोशिश कर रहा है। इनका पीछे कौन है? असद भाई का कारण, असद भाई के पीछे कौन है? केसीआर साहब के पीछे कौन है? ये आज तेलंगाना प्रदेश में खासकर मुसलमान भाइयों को ये लोग जवाब देना, इसका नतीजे क्या निकलने वाले आप लोग सोचो। आप पत्रकार है, एक एक पत्रकार को कम से कम 40, 30, 25, 20 साल तजुर्बे है। मर्री चन्नारेड्डी से लेकर एनटी रामाराव से लेकर आज के तारीख में चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी साहब को देख के आज केसीआर को देख रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये हैदराबाद को बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? आज लोगों का भरोसा कांग्रेस पे तोड़ने के लिए बार बार असद और केसीआर साहब ने कोशिश कर रहा है। जिस दिन कांग्रेस के ऊपर भरोसा, उम्मीद निकल गए समझो तेलंगाना में, तब भारतीय जनता पार्टी यहां पर आ जाएगा। पूरा हिंदुस्तान में कभी मैदान किसी को साफ साफ किसी को नहीं रहता है। जब किसान उनके जगह में अगर साफ करके छोड़ दिए तो उन्होंने खेत नहीं किए तो ना कुछ पैदा होगा, ना कुछ आपके मनमानी से वो काम नहीं होता है। अगर मैदान साफ कर दे के छोड़ दिए तो कुछ ना कुछ उसमें से आ जाएगा। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को आप साफ कर दे के केसीआर साहब ये समझ रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी को साफ करने के लिए कोशिश करा, मेरा बेटे के लिए रास्ता साफ है। अरे भाई ऐसा नहीं रहता। 78 से 83 तक मैं एक मिसाल याद दिलाना चाहता हूँ। 78 कांग्रेस पार्टी जिस दिन सरकार बनवाया था, मर्री चन्नारेड्डी साहब को 170 सीट्स मिले। सेक्युलर फ्राइब अदर अपोजिशन में जनता पार्टी को ऑलमोस्ट 80 सीट्स, 120 सीट्स पूरा अपोजिशन में था। मगर 82 का आया था कांग्रेस पार्टी का 270 सीट्स हो गए। जब मैदान साफ किया बोल के समझे थे कांग्रेस पार्टी और मर्री चन्नारेड्डी साहब ने, मगर एनटी रामाराव ने निकला वहाँ से तेलुगुदेशम पार्टी के नाम से। उसके बाद नतीजा क्या निकला आप लोगों को मालूम है। आज के तारीख में भी मैं यही कहना चाहता हूँ, केसीआर साहब को बहुत बार बार कहा था मैं, ये तोड़ फोड़ने का छोड़ दो। जनता आपको एक 2 बार मौका दिए, एक बार नहीं दोबारा भी मौका दिए। लोगों के लिए सोचो, तरक्की के लिए सोचो, जो शहीद हुए परिवारों के लिए सोचो, जो बेरोजगारी के लिए सोचो, जो निरुद्योगी के लिए सोचो, किसानों के लिए सोचो। मगर केसीआर साहब ने फार्म हाउस में बैठकर कुछ भी नहीं सोचे।
सामने है सो पार्टियों को तोड़ दो, उसमें जो भी है उन लोगों को खरीदो। मगर आज के तारीख में केसीआर साहब धर कर घर में सो गए तो भी उनको नींद नहीं आ रहा। अगर उन लोग आपस में लड़ लिए, मार लिए, कुछ हो गया, अपने को कोई परवाह नहीं है। मगर ये दोनों आपस में लड़ लेके तेलंगाना प्रदेश को सत्यानाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। इसका कारण आज जो तेलंगाना में, जो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का जो हमला हो रहा है, जो बार बार भाग्यलक्ष्मी टेम्पल को आ रहे, इसका कारण असद साहब ने टीआरएस को मदद दी, टीआरएस ने बीजेपी को मदद दी है, टीआरएस ने हमारे पार्टी को साफ करने के लिए जो कोशिश करा, मगर उन्होंने कामयाब नहीं हुआ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ महसूस हुआ तेलंगाना में हम लोग कुछ ले सकते, हिंदू मुसलमानों को लड़वाए तो हमको कुछ मिल सकते बोल के आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी समझ रहा है। इसीलिए जब कोरोना में नहीं आया, जब बारिश में नहीं आया, अभी वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आ रहा है। और अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में आज के तारीख में 7 साल से खासकर गए सो म्युनिसिपल इलेक्शन में हर गरीब को डबल बेडरूम घर देते बोल के बोले। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सरकार ने हर गरीब को डबल बेडरूम दिए तो मुसलमानों के लिए फ़ायदा होता। छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, गलियों में एक एक दो दो रूम में 4-4 परिवार लोग जीवन, उनके गरीबी के वजह से वो लोग जीवन गुजार रहे हैं। उन लोगों को ऑटो, हर गली से ऑटो रिक्शा जो भी एमआईएम पार्टी वाले लगाकर दरअस्लाम में बुला के उनके साथ एमएलएस को कुर्सी बेंच डालकर बिठा के हर परिवार को एक लेटर दिए, उनके एमएलएस रिकमेंडेशन लेटर। म्युनिसिपल इलेक्शन होते ही, मैं 2016 का बात बोल रहा हूँ, हर आदमी को एक उनके एमएलए लेटर लिख के दिए, भाई ये म्युनिसिपल इलेक्शन में आप टीआरएस को वोट दो, वो इलेक्शन होते ही 1 साल के अंदर आपको डबल बेडरूम घर मिलेगा, अभी हम लोग रिकमेंडेशन लेटर दे रहे बोल के। भीड़ पड़ा था दरअस्लाम में 2016 में। तो ऐसे लोगों को झूठे बातों से भटकाकर भारतीय जनता भटकाकर टीआरएस को जिताए एमआईएम पार्टी ने। मगर 5 साल हो गए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ गरीब के लिए। जब बिहार में 5 सीटें जीता बोलकर दरअस्लाम में जलसा कर रहा था हमारा असद साहब ने, कर्नूल सलाम बोल के एक गरीब पुलिस हरासमेंट को 5 लोग खुदकुशी कर लिए। क्यों? एमआईएम जो कर्नूल में जो मुसलमान था उनके पूरे परिवार सुसाइड कर लिए। कम से कम एमआईएम पार्टी से कोई असद साहब जाना था, मगर उन्होंने नहीं गए। सदर साहब बहुत बिजी होगा, मोदी साहब को और केसीआर साहब को मदद करने में, कम से कम उनके पार्टी से किसी ना किसी को वहाँ पर भिजवाना था। सलाम को क्यों? उनका पूरा परिवार सुसाइड कर लिए। 5 लोग सुसाइड कर लिए तो वो एसआई और सीआई को अरेस्ट किए तो 24 घंटे में उनको बेल मिले। ये कैसा हो सकता? पिक पैकेटर को, चेन स्नैचर को 3-3 महीने लग रहा है बेल मिलने के लिए। मगर एक परिवार में 5 लोग खुदकुशी कर लिए ये पुलिस के वजह से, मगर उन लोगों को 24 घंटा में बेल मिल गए। इसका जवाब देने वाले कौन है? इसके सवाल उठाने वाले कौन है बोल के मैं असद साहब से पूछ रहा हूँ। आप जब तेलंगाना में चुनाव आए तो 7 असेंबली में कंटेस्ट करते, जब महाराष्ट्र में चुनाव आए तो 70 असेंबली में आप कंटेस्ट करते, उत्तर प्रदेश में 150 कंटेस्ट करते, बिहार में जाके गठबंधन बना के आप 60-70 सीट कंटेस्ट करते। अब कंटेस्ट करने के वजह से, राजनीति लड़ने से, चुनाव लड़ने से किसको फायदा हो रहा? जो कांग्रेस महागठबंधन को जो मिलने का वोट आप तोड़कर एनडीए को कुछ फायदा होने के लिए आप लोग कोशिश कर रहा है। इसका साजिश क्या है? इसका नतीजा क्या है? आज के तारीख में मैं यही गुजारिश करता हूँ असद साहब से, एमआईएम पार्टी से और खासकर मुसलमान भाइयों से, जहाँ पर ओल्ड सिटी में जो कंटेस्ट हो रहा, आपके बात अलग है। जो 50
इधर छोड़ दिए तो 100 अलग है। ये 100 में आपको किसको मदद देना चाह रहा है? मैं सीधा सीधा पॉइंट को आ रहा हूं। अब ये सेक्युलर सिस्टम को बचाना चाह रहा है, नहीं तो कम्युनल वायलेंस से जो हैदराबाद में लोग 20 साल से सुकून से जी रहा है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के बाद हिंदू मुसलमान के बीच में आपस में कुछ भी ऐसा कोई ये तकलीफ नहीं रहना बोल के पीस कमेटी हम लोग ने डाला। पीस कमेटी डालकर जहां पर भी अगर हिंदू मुसलमानों के बीच में कुछ आपस में लड़ाई झगड़े हो गए तो पीस कमेटी बिठा के बात करके उसको समझाने के लिए हम लोग कुछ काम किए। 20 साल से हम लोग कोशिश कर कर तेलंगाना में जो पहले कर्फ्यू था उसको दूर कर दिए। पूरे अंतर्जातीय से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज हैदराबाद को ले आकर इन्वेस्टमेंट्स ले आया है। इसीलिए आज हैदराबाद में लाखों को नौजवानों को नौकरी मिल रहा है। रिक्शा चलाने वाले सुकून से जी रहा है, ऑटो चलाने वाले सुकून से जी रहा है, टैक्सी चलाने वाले सुकून से जी रहा है, सेंटरिंग काम करने वाले सुकून से जी रहा है। क्लास और फॉल सीलिंग हर चीज़ के जो अनपढ़ है उन लोगों के लिए हाथ का काम सीख लिए, ड्राइवर के काम सीख लिए, कुछ भी सीख गए तो महीने को 20-25 हज़ार कमाने के मौका लाखों गरीब बच्चों को नौजवानों को नौकर मिलने का एक माहौल बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी मेहनत के वजह से कम से कम 400-500 बड़े बड़े आईटी कंपनीज है। फार्मा इंडस्ट्री में हज़ारों कंपनी यहाँ पर आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो गए। चाइना से हैदराबाद कंपटीशन ले रहा है। इतना अच्छा शहर को कुली कुतुब शाही से लेकर निज़ाम नवाब और कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है, तो आज के तारीख में केसीआर और अमित शाह जी ने फिर तोड़ने में लग गए। ये तोड़ने के लिए असद भाई पूरा माहौल को संभाल रहे। ये छोड़ दो, बीजेपी टू एमआईएम टू बीजेपी वया टीआरएस, ये नतीजा मुसलमान भाई समझना। ये नतीजा ये तेलंगाना में जो भारतीय जनता पार्टी हमला कर रहा है वजह एमआईएम और टीआरएस। जब कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं 2-4 दिन से असद भाई का भाषण सुन रहा हूँ, अरे कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गया है जी, कांग्रेस पार्टी क्यों वोट दे रहा बोल के असद भाई ने हर जलसा में बोल रहा है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गया बोल के आप जो बोल रहे हैं ना, 1 मिनट के लिए मैं आपको यकीन करता हूँ, फिर किसको देना? भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मुसलमान है। अगर टीआरएस को दिए तो ये जाके मोदी के गोद में बैठ रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर रखने का इल्ज़ाम क्या है? अरे ये लोग मुसलमानों को बहुत चाहता है, ये लोग माइनॉरिटीज़ को अपीजमेंट में लग के रहता है, ये लोगों को मुसलमानों से माइनॉरिटी से जितना जोड़ के है मेजॉरिटी लोगों से कांग्रेस पार्टी साथ नहीं चल रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना हमारे ऊपर। ये इल्ज़ाम किसका मतलब क्या है? तो हम सेक्युलर फैब्रिक को बचाने के लिए हर आदमी को हमारे साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर हमला कर रहा है। ये जो जीएचएमसी म्युनिसिपल इलेक्शंस में आप समझो 50 एमआईएम के हाथ में, 100 टीआरएस के हाथ में है। 150 वही लोग हैं और 50 एक्स ऑफिशियो वो दोनों के हाथ में है। अभी सवालात करने वाले कौन है भाई अंदर? गरीब का आवाज बनकर बोलने वाले कौन है अंदर? फिर सब 100/100 आप ही था। क्यों डबल बेडरूम घर नहीं दिए? घर घर को नौकरी क्यों नहीं दिए? ये मिशन भगीरथा में हर घर को पानी क्यों नहीं दिए? करंट बिल कोरोना के टाइम पे 3 महीने का एक बार गिन के 500-600 भरने का 2000-3000 तक वसूल किए। नल का बिल, घर का टैक्स, रोड नहीं है, साइड ट्रेन नहीं है। बारिश आए तो 50 साल 30 साल मेहनत करके कमाए सो पलंग कहाँ गए, टीवी गए, फ्रिज गए, ग्राइंडर गए, बच्चों का किताब गए, पहनने का कपड़े गए, सब कुछ चले गए। पूरा जिंदगी सर्वनाश होकर बाजार में खड़े रह गए। जो हम लोग लड़े
हर घर को 50,000 देने के लिए मैं लड़ा आम जनता के लिए। तब सरकार 10,000 देने के लिए ऐलान किया। चलो भाई 10,000 भी दिए, गरीब लोगों को कुछ फायदा बोले तो गरीब के नाम पर 10,000 लिखकर 6-7 हज़ार टीआरएस वाले ने खा लिए। क्यों असद भाई नहीं पूछ रहा? क्यों भारतीय जनता पार्टी जान नहीं चला रहे? दिल्ली में सरकार है जो करप्शन एलिगेशन जो केसीआर के खिलाफ जो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी, किसने रोक रहा है आपको? क्यों ईडी इंक्वायरी, इनकम टैक्स इंक्वायरी, सेंट्रल विजिलेंस एनफोर्समेंट इंक्वायरी क्यों नहीं चल रहा है? क्या अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और टीआरएस के दोनों के बीच में? हमेशा पावर परचेज में करप्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में करप्शन, पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में करप्शन, हैदराबाद लैंड डीलिंग्स में करप्शन, ये सब कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी लीडर्स लगवा रहे हैं। और किशन रेड्डी साहब ने ये कह रहे हैं कि मेरा टेलीफोन टैपिंग हो रहा। अरे भाई समझो आप मंत्री जी है, आपके हाथ में आप एक दस्तखत किए तो आप जांच कर सकते। आपका ही मंत्री गृह मंत्री रहकर आपका फोन टैपिंग हो गए तो फिर किसने बचाना है? पाकिस्तान से इमरान खान आना है क्या आपके लिए आकर आपको बचाने के लिए? किसको बुलवाना चाह रहे हैं? अमित शाह जी है ना, आप लेटर लिखो, खत लिखो, होम सेक्रेटरी एक खत लिखो, इमीडिएट 24 आवर्स इंक्वायरी चलेगा। ये जो भी करप्शन से ईडी, इनकम टैक्स, विजिलेंस, गृह मंत्री कर सकते, सीधा सीधा उन्होंने आर्डर दे सकते। जब नेशनल डिजास्टर, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट कम्स अंडर यूनियन होम मिनिस्टर। जब बारिश आया था, पानी में डूब गए, बीइंग एन होम मिनिस्टर यू आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक अप द नेसेसरी एक्शन। मिस्टर किशन रेड्डी, आप क्यों भाग रहे हैं? वो फोन में बोल रहे हैं अरे हम आए तो एमआरओ भी नहीं आ रहा, मेरा काबिलियत तो एमआरओ के बराबर नहीं है क्या? मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ किशन रेड्डी साहब, आप एमपी है, आप पार्लियामेंट, आप मिनिस्टर है। अगर आप आए बोले तो चीफ सेक्रेटरी, म्युनिसिपल कमिश्नर, सब लोग आपके पीछे आकर जो डिजास्टर मैनेजमेंट में उसमें शामिल होना। अगर वो नहीं है तो आप स्पीकर को कंप्लेंट दिए तो 24 घंटे में उन लोग सस्पेंड हो जाते। आप कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? अगर बंडी संजय का दस्तखत कोई किसी ने फोर्जरी किए तो कहाँ जाना? बंडी संजय पुलिस स्टेशन को जाना, नहीं तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर का नहीं जाना। बंडी संजय पुलिस स्टेशन में जाके फिरियाद क्यों नहीं दिए? अगर उनका दस्तखत कोई किसी ने फोर्जरी किया बोले तो, अगर स्टेट मिशन से आपको भरोसा नहीं है तो इमीडिएट यूनियन होम मिनिस्टर बीइंग एन एमपी, अगर किसी एमपी का सिग्नेचर कोई फोर्जरी किए तो यूनियन होम मिनिस्टर कंप्लेंट किए तो इमीडिएट सीबीआई इंक्वायरी कर सकते। वो छोड़ के बार बार भाग्य लक्ष्मी मंदिर का क्यों जा रहा है? इसका मतलब हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में लड़ाई बना के ये म्युनिसिपल इलेक्शन में फ़ायदा के लिए कोशिश कर रहा है। इसको रोकना बोले तो टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। ये दो एक ही है, सिक्के के दो तरफ है, टीआरएस और बीजेपी। बीजेपी के लिए ये आउटसोर्सिंग एजेंसी है टीआरएस, टीआरएस के लिए एमआईएम आउटसोर्सिंग एजेंसी है। दिस इज ट्रायंगल लव स्टोरी। असद साहब केसीआर को प्यार कर रहा है, केसीआर साहब मोदी साहब को प्यार कर रहा है, मोदी साहब असद साहब को इशारा कर रहा है। ये तीनों के ट्रायंगल लव स्टोरी है। ये पूरा हिंदुस्तान समझना है ना, तेलंगाना प्रदेश नहीं है। इसके वजह, इसके नतीजे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी। इसको समझाना, लोगों को बोलना, ये हैदराबाद इतिहास को बचाने का है। केसीआर साहब आने के बाद हर निज़ाम निशान को उन्हें तोड़ देने के लिए कोशिश कर रहा है। जो प्रगति भवन बनवाया, वहाँ पर निज़ाम के टाइम पे जो बंगले बनवाया वो तोड़ दिए। जो निज़ाम के टाइम में जो उस्मानिया हॉस्पिटल बनवाया उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। जो सैफाबाद पैलेस सेक्रेटेरिएट में था, निज़ाम सरकार जहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाया उसको तोड़ दिए।
कभी भी कोई राज दूसरे राज पर हमला कर अगर हासिल कर लिए तो पुराना राज का पुराना शहनशाह का पूरा तोड़ दे के नया राज आया बोल के, नया शहनशाह आया बोल के दिखाने के लिए पुराना जो भी उड़ देते, वो इतिहास है। केसीआर साहब ने चीफ मिनिस्टर नहीं समझ रहा है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझ रहा नहीं। उनके परिवार लड़ के हिंदुस्तान से तेलंगाना हासिल कर लिए, इसका महाराजा वही समझ रहा है। महाराजा का बेटा युवराजा इसका वारिस है, विरासत में उनके बेटे को नौकरी देने के लिए कोशिश कर रहा। सलार साहब ने विरासत में हमारे असद साहब को कुर्सी दिए, वो कुर्सी का कीमत असद साहब समझ रहा नहीं। अगर आज सलार साहब ने अगर जिंदा रहा तो असद भाई को दर इस्लाम से धक्का मारकर बाहर भेजता था। केसीआर जैसा झूठे के साथ दोस्ती किए, वो झूठे जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े ना। अगर सलार साहब जिंदा रहा तो ऐसे हरकत नहीं होता था। हमको पूरा उम्मीद है सलार साहब रहा तो ये तेलंगाना प्रदेश में ऐसे काम नहीं होता था। मैं आज मेरा गुजारिश है असद भाई से, ये हिंदुस्तान को जोड़ने में आप सोचो। अगर आप कुछ भी राजनीति में फायदा के लिए एमआईएम पार्टी को आप दूसरे प्रदेशों में कुछ सीटों के लिए आप कोशिश किए तो इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू हेल्प एनडीए एंड भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए सलार साहब ने उनको लंदन भिजवा कर बैरिस्टर पढ़वाया। साहब को सब कुछ मालूम है, सलार साहब को, सलार साहब के बेटे को। विरासत में आपको जो कुर्सी मिला, दरइस्लाम मिला, इसको बचाओ, उसको कदर करो। दरइस्लाम का मतलब समझो, आपके वजन कितना है ये तेलंगाना प्रदेश का आप समझो। आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार समझकर सलार साहब ने आपको विरासत में वो दिए। गैर जिम्मेदार से अगर काम किए ना, ये तेलंगाना को बहुत कुछ डैमेज होगा। इसीलिए तेलंगाना प्रदेश जनता से मेरा एक ही गुजारिश है, भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। और मेरा मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है मेरा, टीआरएस पार्टी को हरा दो, क्योंकि आपके वोटों से टीआरएस पार्टी जीत रहे। आप असद भाई के कहने के वजह से आप टीआरएस को वोट मत दो। असद भाई के ऊपर प्यार रहा तो घर पर बुला के बिरयानी खिलाओ, कुर्बानी खिलाओ, शेरवानी सिलाओ हमारे असद साहब को, मगर वोट मत दो। और उनके कहने के वजह से आप लोग टीआरएस को वोट दिए तो कल के दिन आने वाले जो नौबत है वो किसी ने नहीं रोक सकता। आने वाले तूफान में हम लोग सब मर जाएगा। एक ना एक दिन बीजेपी वाले हिंदुस्तान में या हैदराबाद में हिंदू मुसलमानों के आपस में लड़ाई करके अपने खून से मूसी में अपना खून बहने के लिए कोशिश कर रहा है। ये रोकना बोले तो काले मुसलमान भाइयों के हाथ में है। ये साजिश समझकर हैदराबाद बचाने के काम मुसलमान भाइयों ने उठाना है। धन्यवाद पत्रकार मित्रों। Hi, this is Navdeep and please subscribe to Mirror TV. Thank you. Hi everyone, please subscribe to Mirrors. Hi guys, please subscribe Mirror TV. Hi, this is Pradeep Machraju. Please subscribe to Mirror TV. And please do subscribe to Mirror TV. Hi, this is Noorun Sharif. I wish you all Mirror TV viewers subscribe to Mirror TV. Hello everyone, Namaste. I am Ankita Maharana. Please like, share, subscribe Mirror TV. Thank you. హలో అందరికీ నమస్తే, నేను మీ సవారి నందు. ఫర్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర్రర్ టీవీ. Hi, this is Nagashaurya and please subscribe to Mirror TV. Hi, నేను మీ జబర్దస్త్ రాంప్రసాద్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర్రర్ టీవీ. Please subscribe Mirror TV. Hi guys, I'm Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. You're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. You're watching this on Mirror TV. Please like, share and subscribe. Hi guys, Nanumi Ruksha Dhillon. Please subscribe to Mirror TV. Thank you. Please subscribe to Mirror TV.